प्रिय छात्रों, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ आसमान में उड़ने की तैयारी के लिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कक्षा 11 वेक्टर विश्लेषण या वेक्टर एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। आज यहाँ स्टार्ट करेंगे हम वेक्टरों के प्रकार में। तो पहला वेक्टर आपके सामने लिखा हुआ, पहले वेक्टर यानी सदिश राशियों के प्रकार में पहला सदिश शून्य अथवा रिक्त सदिश। ठीक है, तो देख लेते हैं। शून्य अथवा रिक्त सदिश में बात करते हैं डेफिनेशन से। तो वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, ठीक है, शून्य सदिश कहलाता है या रिक्त सदिश कहलाता है। इसे आप ज़ीरो के ऊपर वेक्टर लगा के लिखा जाता है। शून्य सदिश के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो होते हैं वो एक दूसरे के संपाती होते हैं। ठीक है, अतः इसकी दिशा जो होती है वो अनिश्चित होती है। ठीक, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य है शून्य सदिश कहलाता है। इसे ज़ीरो के ऊपर वेक्टर लगा के लिखते हैं। शून्य सदिश के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, यूनिटी 1 होता है। ठीक है, एकांक सदिश आपका कहलाएगा यदि एक वेक्टर एक सदिश है जिसकी दिशा वेक्टर एक ही दिशा में अगर है, तब वेक्टर एक ही दिशा में एकांक वेक्टर को ए के ऊपर जो कैप लगा के बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर वेक्टर ए लिख के उसके ऊपर कैप लगाई गई है, तो इसको एकांक सदिश कहेंगे। इनकी पहचान है कि उसके ऊपर कैप लगा हुआ होगा। ठीक है, और इसका जो वैल्यू आप इसका जो मान लिखेंगे वो उस वेक्टर के मान के बराबर और उसके मॉड के बराबर होगा। ठीक है, तो मॉड निकालना कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे, न्यूमेरिकल्स में बताएंगे आपको कि किस प्रकार किसी भी दिए गए सदिश का मॉड निकाला जाता है यानी परिमाण निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट। अब बात होती है लंब कोणीय एकांक सदिश के बारे में। तो लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होते हैं? लंब कोणीय एकांक सदिश में 3 सदिश आपके लिए आते हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश तथा जेड अक्ष के अनुदिश। ठीक है, और इनके जो अनुदिश सदिश हैं तो उनको जैसे डायग्राम में भी आप देख रहे हो चित्र के अनुसार, एक्स दिशा में आई कैप, ठीक है, वाई दिशा में जे कैप और जेड दिशा में के कैप वेक्टर है, के कैप है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कैप से आप समझ ही गए होंगे कि आई जे और के ये सब क्या आपके एकांक सदिश हैं। अब इन्हें लंब कोणीय क्यों कहा गया? क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये तीनों ही एक्सिस क्या होती हैं? एक दूसरे के लंबवत होती हैं, इसलिए इनको लंब कोणीय वेक्टर हैं, उनकी दिशाओं में हैं, इसलिए पूरा नाम इनका कह दिया लंब कोणीय एकांक सदिश। तो समझ में आ गया सभी के। एक्स एक्सिस में आपका आई कैप होगा, वाई के साथ में हमेशा जे कैप होगा, के और जेड दिशा में हमेशा के कैप होगा। यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं, अगर एक्स डैश दिशा में है तो उसे माइनस आई से दिखाएंगे, जे डैश दिशा में है उसे माइनस जे से दिखाएंगे, और अगर जेड एक्सिस के अलॉन्ग, जेड डैश एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसे माइनस के कैप से दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये लंब कोणीय एकांक सदिश आपके सामने क्लियर हुए। नेक्स्ट बात करते हैं समान सदिश की। ठीक है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे समांतर सदिश जिनकी लंबाइयों से क्या मतलब होता है? लंबाइयों से मतलब उनका परिमाण। ठीक है, उनका जो परिमाण होता है वो कैसा हो? आपस में बराबर हो। ठीक है, परिमाण बराबर है परंतु दिशाएं भी कैसी होती हैं? समान होती है। जैसे आप देख रहे हैं 3 वेक्टर दिखाए गए हैं, तीनों की लंबाइयाँ एक दूसरे के बराबर और सबकी दिशाएं एक ही दिशा में हैं, तो ये कहा जाएगा ये सब कैसे हैं? इक्वल वेक्टर हैं। ठीक है, समान सदिश हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, दीज ऑल आर द इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, विपरीत कौन से होंगे? विपरीत या ऋणात्मक सदिश कौन से होंगे? तो ऐसे समांतर सदिश जिनके परिमाण तो बराबर हों लेकिन दिशाएं जो कैसी हों? विपरीत हों। ठीक है, दिशाएं कैसी हैं? विपरीत हैं, तो ये आपके विपरीत वेक्टर कहलाएंगे। जैसे आप देख रहे हो कि डायग्राम में आपको 2 वेक्टर, एम वेक्टर की दिशा ऊपर की तरफ है, ठीक, और एन वेक्टर की दिशा नीचे की तरफ। दोनों की लंबाइयाँ आपस में कैसी हैं? इक्वल हैं, तो ये आपके विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहलाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आते हैं, लास्ट वाला और रह गया, नीचे देख लेंगे, लास्ट से सेकंड लास्ट, ध्रुवीय सदिश। ठीक है, तो किसी वस्तु की स्थानांतरित गति से संबंधित सदिश जो होते हैं वो आपके ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका रेखीय संवेग और रेखीय वेग ये दोनों आपके ध्रुवीय सदिशों में आएंगे, या पोलर वेक्टर इनको कहते हैं।
अब पोलर वेक्टर के बाद में आपका आता है एक्सल और आप पॉजिटिव वेक्टर, ठीक है, उसको देखते हैं। तो आपके सामने तो ये आपका अक्षीय या एक्सल वेक्टर अगर इसको कहें, परिभाषा देख लीजिए, किसी भी वस्तु की घूर्णन गति, ठीक है, घूर्णन गति से संबंधित जो दिशा सदिश होंगे वो आपके अक्षीय सदिश कहलाएंगे, ठीक है। जैसे आपका बलागुण टॉर्क है या कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी, ये आपके अक्षीय सदिश या एक्सल वेक्टर या पॉजिटिव वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये सब रहे वेक्टर्स के प्रकार में, ठीक है। अब देखते हैं हम किसी भी सदिश की अदिश से गुणा या भाग की प्रोसेसिंग क्या होती है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे लिखा हुआ है कि माना एक सदिश आर वेक्टर है, ठीक है, आर है, उसका वैल्यू किसके बराबर है, यानी किसी सदिश ए की किसी अदिश राशि के से गुणा का परिमाण होता है। यानी आर वेक्टर की वैल्यू जो बराबर होती है किसके बराबर होती है, के इंटू ए वेक्टर के बराबर होती है। अर्थात वेक्टर आर का परिमाण जो है वो वेक्टर ए के परिमाण का के गुना है। के गुना का मतलब वो ये के से इसका मल्टीप्लाई हो रहा था तो के गुना है। तथा इसकी दिशा जो दिशा कौन सी होगी, तो जिस दिशा में वेक्टर ए की दिशा में होगा वही जो है आर की दिशा में होगा, ठीक है। देखिए ये हम लोग वेक्टर का चैप्टर लगभग अब समाप्त करने आ रहे हैं, क्योंकि गुणा इसके बाद और रह जाएंगे, उनका जोड़ना घटाना, गुणा और भाग और बचेंगे। इसके बाद फिर प्रक्षेप गति स्टार्ट होगा, और प्रक्षेप गति के बाद जो अभी ये स्टार्टिंग के चैप्टर आपके फिजिक्स में चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी कुछ बच्चों को नया मैटर लग रहा होगा, तो कुछ नया नया सा है ये, तो इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि अभी पूरी पिक्चर बाकी है। ये तो आपको बेस तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना, आपका बेस तैयार हो रहा है, इस बेस पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो साथ बने रहिए और कोशिश करिए ये सब वीडियो सभी बच्चों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर किया करिए। और इसके साथ ही साथ प्रैक्टिकल के भी मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो उसमें अभी वर्नियर कैलिपर्स का प्रैक्टिकल दिखाया है। जो बच्चे देखना चाहें प्लेलिस्ट में जाके अलग से एक्सपेरिमेंटल डाटा, एक्सपेरिमेंट्स के लिए अलग से प्रैक्टिकल का पूरा प्लेलिस्ट है, ठीक है। क्लास 12th के लिए प्लेलिस्ट है, 11th के लिए प्लेलिस्ट है, ठीक है। इसी तरह से वेदांत क्लासेस में जो भी बच्चे रीजनिंग और कंपटीशन में अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी वहाँ पर प्लेलिस्ट में वीडियोस दे रखे हैं, ठीक है। तो आपकी सुविधा के लिए सभी व्यवस्था उसमें कर दी गई है, बस ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, ठीक है, आप लोगों के सहयोग की। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब किया करिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये सब बातें हमने देखी किसी सदिश की अदिश राशि से गुणा भाग की प्रोसेस में, ठीक है ना। अब इसमें भी सेपरेट है, जैसे अगर सिंपली देखा जाए तो के का जो ऋणात्मक मान अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि आर की जो दिशा, जैसे ये लैंग्वेज में थोड़ा आप लोगों को समझने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन ये मैं बता दूं कि जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो यही सेंटेंस आपको मीनिंग बताएंगे। वहाँ पर मैं और क्लियर कर दूंगा कि वहाँ वाला सेंटेंस जो हमने वहाँ पढ़ा था कि के धनात्मक अगर है तो आर की दिशा ए के अनुदिश होगी, ठीक है। वहाँ कैसे होगा उसको हम क्लियर कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ देख लीजिए कि अगर m + n के साथ में किसी वेक्टर a का गुणा हो रहा है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं। तो m का एक बार a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और a का वेक्टर a का n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से m का n a के साथ में, या फिर दोनों का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर कांस्टेंट है तो उनका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप m का n में मल्टीप्लाई कर दीजिए या n का m में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। आगे देखिए, सदिश ए वेक्टर का एक अशून्य अदिश के साथ भागफल अगर होता है, तो भागफल देने का भी कोई मतलब वही है कि अगर जो वहाँ पर एक के शुद्ध संख्या है तो आर का मात्रक वही होगा जो वेक्टर ए का होगा, क्योंकि ये किसी संख्या का तो अपना मात्रक होता नहीं है, ठीक है। तो जो भी सदिश राशि दे रखी होगी तो उसका जो भी मात्रक होगा वही के का जो भी है वो वेक्टर आर का जो उस राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मात्रक बन जाएगा। जैसे अगर वेग ले लिया जाए, कोई सदिश राशि ए क्या वेग है, ठीक है, तो वेग मान के चलो कितना दे रखा है, वेलोसिटी आपकी दे रखी है या चाल दे रखी है, ठीक है, चाल नहीं कहेंगे वेग ही कहेंगे, ठीक है। तो वेग का जो वही मात्रक होगा वही आपका आर का मात्रक होगा। कहने का मतलब उसमें किसी संख्या से भाग देने पर उसके मात्रक और दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं आगे, दो वेक्टरों का जोड़ना तथा घटाना, ठीक है। तो दो वेक्टरों को जोड़ने का जो प्रोसेस है उसके लिए दो नियम चलते हैं, एक है समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है, और दूसरा है त्रिभुज का नियम, ठीक है, ट्रायंगल वाला और पैरेललोग्राम वाला, ठीक है। इन दोनों नियमों के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी दो वेक्टरों को जोड़ेंगे या उनको घटाएंगे। आइए देखते हैं ये नियम कौन से हैं।
लेट स्टार्ट। तो पहला नियम समांतर चतुर्भुज का नियम आपके सामने है। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है उसको समझ लीजिए। पहले देखिए, अगर दो एंगल हैं, अगर दो वेक्टर हैं, जैसे एक वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है, ये वेक्टर ए है और इसी के टेल पर कोई दूसरा वेक्टर वेक्टर बी है, ठीक, ये वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर बी हुआ। अब इन वेक्टरों में हम क्या करेंगे कि समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है। तो ओ से लेके, यानी ओ पॉइंट, ये ओ से लेके ए वेक्टर की दिशा में एक समांतर रेखा खींचेंगे। ठीक ऐसे ही बी वेक्टर के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा यहाँ पर बनाएंगे, वहाँ पर आप एक चाप से काटेंगे, ठीक है, और उस कटान बिंदु पर, इसको मान लीजिए वेक्टर सी है, ओ से एक सीधा वेक्टर मिलाएंगे, इसको आप कहेंगे वेक्टर आर। ठीक है, ये आपका परिणामी होगा। ये परिणामी किस किस का हुआ? वेक्टर ए का और वेक्टर बी का परिणामी हुआ। प्रारंभ की बात की जाए, यानी ए और बी जो हैं वो एक दूसरे के साथ थीटा कोण बना रहे थे। ठीक है, अब जो परिणामी ए आया, जो परिणामी आर आया, वो ए के साथ में अल्फा कोण बना रहा है, ठीक है, और बी के साथ में वो बीटा कोण बना रहा है। ये डायग्राम आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसकी पूरी प्रोसेसिंग काफ़ी लंबी है, इसलिए हम उसको नहीं बताएंगे। यहाँ पर आप सीधा देखेंगे कि माना दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का परिमाण क्या है? आपका आर है, ठीक है। इस नियम के अनुसार परिणामी वेक्टर आर उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी चित्रानुसार हैं। तो जो आर वेक्टर का जो वैल्यू है वो कैसे वैल्यू आपको निकाली जाएगी, उसका सीधा फॉर्मूला हमने आपको बताया कि अंडर रूट करिएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और अगर आपको एंगल पता करना है कि जो परिणामी आर है वो ए के साथ में, वेक्टर ए के साथ में कितना कोण बना रहा है, तो उसके लिए भी सामने फॉर्मूला tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। कुछ विशेष स्थितियाँ इसकी होती हैं, विशेष स्थितियों में देख लीजिए। अगर tan बीटा का भी मान अगर बी के साथ में अगर निकालना है तो उसके लिए भी ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। इन फार्मूलों को, अच्छा फार्मूलों के लिए भी ये ना, आप जो फार्मूले आपको मिलते जाएं उसके लिए अपनी एक अलग से एक डायरी टाइप बना लीजिए और उस डायरी में सभी फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और मैथमेटिक्स के लिए जो भी फार्मूले आपको मिलते जाएं उनके 3 सेक्शन कर लो, ठीक है। उन 3 सेक्शन में एक एक सेक्शन सभी को दे दो। पहला नंबर फिजिक्स को ही दे देना हमारी को, ठीक है। तो उसमें सारे जितने फार्मूले आपको स्टार्टिंग से मिलते जा रहे हैं उन फार्मूले को एक जगह पर इकट्ठा करके लिखते जाइए और डेली उसका रिवीजन करिए, ठीक। तो विशेष स्थिति में देखिए, यदि थीटा का मान 0 हो तो आर इक्वल्स टू ए प्लस बी होगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा उसको देख लेते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री अगर आप इस फॉर्मूले में लगाते हो, कैसे देखेंगे? तो जब आपने आर इक्वल्स टू लिखा, आर इक्वल्स टू, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा की जगह 0 लगाएंगे तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये केवल क्या रह जाएगा? 2ab रह जाएगा। और ये जो है वो फार्मूला किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर से इसकी अंडर रूट को हटा दें तो केवल r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ये वैल्यू बचेगी a प्लस बी के बराबर। आया सभी के समझ में? इसी तरह से अगर एक बार कॉस थीटा की जगह 180 ले लिया जाए, थीटा की जगह अगर 180 लिया जाए, थीटा की वैल्यू आप लेते हैं 180 और उस 180 करते ही क्या होगा? ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, यानी फार्मूला जो बन जाएगा वो आपका बनेगा अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, आपका क्या बचेगा? क्या? a माइनस बी, ठीक है। ये कब होगा? जब वो दोनों कोण हैं जो हैं, यानी दो वेक्टर जो सदिश हैं, ठीक है, वो दोनों सदिश एक दूसरे के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहे होंगे? 180 डिग्री का कोण बना रहे होंगे। इसी तरह से अगर 90 डिग्री करोगे, 90 डिग्री करें, यानी दोनों वेक्टर जो एक दूसरे के कैसे हों? लंबवत हों, थीटा का मान क्या होगा इस दिशा में? 90 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पर cos 90 करते ये पूरा पद आपका ख़त्म हो जाएगा, केवल r जो बचेगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तीनों ही समझ में आए। जब थीटा का मान 0 करेंगे तब r का मान अधिकतम होगा,
ठीक है। और जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हुआ तब डिफरेंस का मतलब है माइनस का, न्यूनतम का मतलब माइनस, ठीक है। तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू ए माइनस बी या ए डिफरेंस भी, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सभी स्टूडेंट के समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हमारा 15 मिनट पूरे हो चुके हैं और इसमें के बाद में लोडिंग में प्रॉब्लम आती है, इसलिए आगे के त्रिभुज के नियम और इसके ऊपर बेसिस न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कराएंगे, ठीक है। और लेकिन वही ये कंडीशन कि आपके जो 60-70 व्यूज़ हैं वो आपके जितनी जल्दी हो पाएंगे मैं उतनी जल्दी वीडियो लोड कर दूँगा, ठीक है। आपको पढ़ना पढ़ाना समझना आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं, कितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।